I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 5 of ACCA F6 and the name of the chapter is Employment Income. So guys, so next part हमारा आता है that is travel expenditure. So travel expenditure basically we will study कि कौन सा ऐसा travel expenditure है जो अगर कोई भी employee, जैसे this is an employee, ठीक है, और उसने कुछ ट्रैवल एक्सपेंडिचर किए, तो वी विल सी इन दिस केस कि कौन सा ऐसा ट्रैवल एक्सपेंडिचर है जो उसको एज एक्सपेंस अलाउ होगा. दैट मीन्स उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो थी उसमें से ट्रैवल एक्सपेंस ये माइनस कर सकता है, डिडक्शन उसकी ले सकता है, वो हम पढ़ेंगे. तो इसका सिंपल सा क्रक्स क्या है गाइस? इसका सिंपल सा क्रक्स है कि जो भी एक्सपेंस इस एम्प्लॉय ने ऑफिस के लिए किया है वो एक्सपेंस उसका अलाउ होगा. और एनी एक्सपेंस डन नॉट फॉर ऑफिस यूज विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन. तो हमें सिर्फ ये क्रक्स याद रखना है कि वॉट एवर एक्सपेंस ही हैज़ डन ऑफिस के लिए वो अलाउ होगा, एंड जो ऑफिस के लिए उसने एक्सपेंस नहीं करा वो डिसअलाउ होगा. और इसका एक तरीका क्या है याद करने का? बेस्ट वे इज लेट्स से फॉर एग्जांपल माय जॉब स्टार्ट फ्रॉम 9 to evening 6. दिस इज माय जॉब टाइमिंग. सो इस टाइमिंग के बीच में जो भी मैंने एक्सपेंस किया है ट्रैवलिंग का जॉब से रिलेटेड वो मेरा अलाउड होगा. इससे पहले जो भी एक्सपेंस किया है, इसके बाद जो भी एक्सपेंस किया है वो डिसअलाउ होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, तो मैं घर से ऑफिस जाता हूँ. मैं घर से ऑफिस जाने के लिए आई टूक अ कैब. मैं रोज़ कैब लेता हूँ. तो कैब का जो मैंने खर्चा किया है घर से ऑफिस जाने के लिए वो मुझे एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिस का खर्चा नहीं है. दैट इज़ माई कन्वीनियंस कि मैं कैब ले रहा हूँ. ठीक है. ऑफिस जाने के बाद 9 बजे जब मैं ऑफिस में एंटर कर जाता हूँ, उसके बाद लेट्स से माई एम्प्लॉयर सेज टू मी कि अंशुल तुम्हें यहाँ पे जाना है, इस क्लाइंट से मिलना है, वो सब कुछ. इन दैट केस इफ़ आई स्पेंड एनी कैब एक्सपेंडिचर हेयर 9 to 6 के बीच में, वो मेरा एक्सपेंडिचर अलाउड होगा. ठीक है. या फिर मेरे को कहीं शॉर्ट ट्रिप के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का एक कहीं पे मीटिंग थी जिसके लिए मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना था. तो जब मैं ऑफिस से वहाँ बाहर गया तो ऑफिस से लेके वापस ऑफिस आने तक जो भी मेरा वो शॉर्ट ट्रिप था उसके रिगार्डिंग जितने भी ट्रैवल एक्सपेंसेस थे वो मेरे अलाउ होंगे. और वो भी इंपॉर्टेंट ट्रैवल एक्सपेंडिचर शॉर्ट ट्रिप पे वही वाले जो ऑफिशियल पर्पस के लिए. अब अगर मान लो मैं घूमने, मुझे किसी काम से गोवा भेजा गया किसी मीटिंग के लिए, और वहाँ पे मैंने एक दिन की छुट्टी लेके कैब लेके पूरा गोवा घूम लिया, तो वो एक्सपेंडिचर मेरा एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए नहीं है, वो डिसअलाउ होगा. तो मुझे क्रक्स अपना ये याद रखना है कि ऑफिस के लिए कोई भी खर्चा हो वो हमारा एक्सपेंस अलाउ होता है. तो ट्रैवल एक्सपेंसेस may be deducted only where they are incurred necessarily in the performance of the duty of the employment or are attributable to the necessary attendance at any place by the employee in performance of his or her duties, like a official short trip. रिलीफ इज नॉट गिवन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिलीफ इज नॉट गिवन फॉर द कॉस्ट ऑफ जर्नीज दैट आर ऑर्डिनरी कम्यूटिंग और फॉर कॉस्ट ऑफ प्राइवेट ट्रैवल. जैसे ऑर्डिनरी कम्यूटिंग, अब ये टर्म याद रखना, ऑर्डिनरी कम्यूटिंग बेसिकली होता है होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम. तो अगर मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस से वापस घर आ रहा हूँ, दैट इज़ ऑर्डिनरी कम्यूटिंग, वो मेरा एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता. सो ऑर्डिनरी कम्यूटिंग इज द जर्नी मेड ईच डे बिटवीन होम एंड परमानेंट वर्क प्लेस, दैट मीन्स ऑफिस, और टू अ प्लेस विच इज़ एसेंशियली द सेम एज वर्क प्लेस सिचुएटेड नियर बाय. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, लेट्स से दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा है जहाँ मैं ऑफिस जाता हूँ रोज़. मुझे कंपनी ने कहा कि आज तुम्हें यहाँ ऑफिस नहीं जाना, आज तुम्हें यहाँ जाना है, इस क्लाइंट की जगह पे जाना है, और दोनों के बीच में नियर बाय लेट्स से 10 माइल्स का डिफरेंस है. यहाँ भी 10 माइल्स का, यहाँ भी 10 माइल्स का. देखो लॉजिक क्या, ध्यान से सुनना. घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्सपेंस अलाउड नहीं होता. ठीक है. अब अगर मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ 10 माइल्स, ये तो एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं है. और अगर मैं क्लाइंट के ऑफिस जाता हूँ और क्लाइंट का ऑफिस भी नियर बाय 10 माइल्स है,
तो वो भी मुझे अलाउड नहीं होगा एक्सपेंडिचर कि अगर क्लाइंट प्लेस सेम उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन अगर मान लो क्लाइंट प्लेस काफ़ी दूर है, इतना दूर है कि 10 माइल्स की जगह ये 30 माइल्स है, तो इन दिस केस मुझे ये 30 माइल्स अलाउ होंगे। क्यों? क्योंकि 10 माइल्स तक होता तो उस पर कोई खर्चा नहीं था, लेकिन 30 माइल्स है विच इज़ फार, वो मैं अपनी जेब से अपनी जानबूझ के खर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो कंपनी की तरफ से मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, देन दिस 30 माइल्स एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। ठीक है। दूसरा, प्राइवेट ट्रैवल इज अ जर्नी बिटवीन होम एंड एनी अदर प्लेस दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। ये तो हमें पता ही है, कोई भी एक्सपेंस अगर हमने ऑफिस के पर्पस से नहीं करा दैट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ये तो हमें पता है, वी नो दिस। ठीक है। अब आता है ट्रैवल एक्सपेंडिचर। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक बार पढ़ लेना। हम पढ़ते हैं ये चीज़। इन एडिशन द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू ट्रैवल टू अ टेम्परेरी वर्क प्लेस। अब टेम्परेरी वर्क प्लेस क्या होता है? जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मैं लेट्स से आई एम इन चंडीगढ़, ठीक है, और मेरी जो कंपनी है वो भी लेट्स से चंडीगढ़ में ही है। अब मुझे कंपनी ने बोला कि फॉर 3 वीक्स तुम्हें मुंबई जाना है, ठीक है, फॉर सम वर्क एंड 3 वीक्स यू विल बी स्टेइंग देयर, सारा खर्चा तुम्हारा कंपनी करेगी। तो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी ऑफिशियल पर्पस के लिए, इसको बोलते हैं टेम्परेरी वर्क प्लेस। कि मुंबई जो मैं 3 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी वर्क प्लेस। यहाँ जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, चाहे मैं होटल से वहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से होटल जा रहा हूँ, वो सारी ट्रैवलिंग कॉस्ट मेरी एक्सपेंडिचर अलाउड होगी, क्योंकि वो मैं जान के नहीं कर रहा। मैं अपनी जगह पे होता तो वो खर्चा नहीं अलाउड होता, लेकिन मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, इसीलिए वो सारा ट्रैवल एक्सपेंडिचर अलाउड है। ठीक है। तो इन एडिशन द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू ट्रैवल टू अ टेम्परेरी वर्क प्लेस। फर्स्ट, relief is given where an employee travels directly from home to a temporary place of work। अगर डायरेक्टली घर से, जैसे यहाँ पे मेरा होटल है, मैं होटल से टेम्परेरी वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, या जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया था कि मैं टेम्परेरी वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, मुझे हर बार यहाँ नहीं जाना, कंपनी ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ बोला हुआ है, दिस इज़ माई टेम्परेरी वर्क प्लेस, तो ये खर्चा जैसे मैंने बताया था इट विल बी अलाउड। A temporary workplace is defined as one where employee goes to perform a task for a limited duration or for a temporary purpose. The place of work will not be classed as a temporary workplace where employee works for continuously more than 12 months. अगर कोई एम्प्लॉय किसी जगह पे 24 मंथ से ज़्यादा अगर वो किसी भी जगह पे काम करता है, तो मैं उसको टेम्परेरी वर्क प्लेस नहीं बोलूँगा, तो वो परमानेंट हो जाएगा, एंड देन उसको कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। क्योंकि कई लोग जानबूझ के ये चीज़ कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, जैसे मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मुझे पता है कंपनी की 2 ब्रांचेज हैं और 1 क्लाइंट प्लेस है। मैंने बोला कि यार खर्चा बचाने के लिए लेट्स डू वन थिंग, ये कंपनी का हमारा ऑफिस है और इतनी दूर है क्लाइंट प्लेस, ठीक है, मुझे वैसे तो ऑफिस आना होता है, लेकिन मैंने क्या बोला एज अ डायरेक्टर कि मैं काम करता हूँ यार, देख क्लाइंट प्लेस पे कोई ना कोई तो जाएगा ही, खर्चा होना ही है, एक काम करते हैं, मैं ना क्लाइंट प्लेस पे चला जाता हूँ हर रोज़, तो खर्चा कंपनी का होगा, ये खर्चा तो कंपनी का है, जेब से मैं पे करूँगा, तो मैं अपनी सैलरी में से सारा एक्सपेंडिचर क्लेम कर लूँगा, मेरा टैक्स इसमें बच जाएगा, तो मेरी ट्रैवलिंग भी हो जाएगी वहाँ पे क्लाइंट प्लेस पे और मेरा टैक्स भी बच जाएगा। तो दैट इज़ लाइक ये होता है हमारा टेम्परेरी वर्क प्लेस। लेकिन अगर यहाँ पे किसी क्लाइंट के पास या कोई भी वर्क प्लेस में मैंने 24 महीने 24 मंथ से ज़्यादा काम किया या एक्सपेक्टेड है होगा, तो वो टेम्परेरी वर्क प्लेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वेयर एन एम्प्लॉय पासिस हिज और हर नॉर्मल परमानेंट वर्क प्लेस ऑन द वे टू टेम्परेरी वर्क प्लेस, relief will still be available provided the employee does not stop the normal workplace or any stop is incidental. Where employee passes his her normal permanent workplace on the way to temporary workplace। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो ये बड़े अच्छे केसेस हैं, ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा था ऑफिस और यहाँ मेरा था क्लाइंट प्लेस जहाँ मेरे को जाना था, मुझे बोला भाई यहाँ जाना है। अब मुझे क्लाइंट के पास जाना था, मैं ऑफिस होता हुआ क्लाइंट के पास गया, मैंने टैक्सी ली हुई थी क्योंकि मुझे ऑफिस में छोटा मोटा काम था, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा। तो कल को गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि देखो घर से ऑफिस तक के खर्चे अलाउड नहीं होंगे, आगे के होंगे, नहीं। अगर मैं मेरा मेन टारगेट टेम्परेरी वर्क प्लेस पर जाना ही है, ऑफिस सिर्फ रास्ते में आ रहा है, तो मेरे को ये वाला खर्चा भी अलाउ हो जाएगा।
ठीक है, वेयर एन एम्प्लॉय बिजनेस जर्नी क्वालिफाइज फॉर रिलीफ देन द अमाउंट ऑफ रिलीफ इज फुल कॉस्ट ऑफ जर्नी, पूरी ट्रैवलिंग कॉस्ट मेरी अलाउ होगी. देयर इज नो नीड टू टेक ऑन अकाउंट ऑफ एनी सेविंग द एम्प्लॉय मेक्स बाय नॉट हैविंग टू मेक हिज अ नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नी फॉर वर्क. अगर इसमें कोई वो सेविंग कर लेता है तो उसको वो सेविंग का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अपनी गाड़ी से जाता है, एम्प्लॉय क्लाइंट प्लेस पे रोज़ अपनी गाड़ी से जाता है, उसको पता है कि मुझे 45.45 पाउंड्स पर किलोमीटर मिलेंगे और उसका जो खर्चा होगा लेट से 0.30 पाउंड्स का होगा, कि उसका खर्चा 0.30 पाउंड्स का होगा पर किलोमीटर और उसको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 0.45 पाउंड्स. दैट मीन्स उसको बेनिफिट हो रहा है. तो कोई भी ऐसा बेनिफिट हो रहा है उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा और वो कहीं पे टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उसको 45 के अकॉर्डिंग जो रीइंबर्समेंट है वो मिलेगी और इतना उसको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, चाहे एक्चुअली में उसने इतना खर्चा किया है. ठीक है, तो एनी सेविंग ही हैज़ मेड उसको हम कहीं अकाउंट फॉर नहीं करते, उसको पूरी कॉस्ट ऑफ जर्नी अलाउ होती है. ठीक है, अब आता है रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉयर. इसका सिंपल सा क्रक्स, इसको पढ़ने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है बट सिंपल सा क्रक्स, कोई भी खर्चा अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए करता है या ऑफिस के लिए करता है या ऑफिशियल पर्पस के लिए, तभी वो अलाउ होगा. कोई भी उसको पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा कि वो एक्सपेंस बुक्स में से अपनी सैलरी इनकम में से, एम्प्लॉयमेंट इनकम में से क्लेम कर सके, सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंस. तो इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, इसको तुम एक बार पढ़ लेना, ये सिंपल सा क्रक्स है, तुम पढ़ लोगे, इन्होंने बस थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, सेम चीज़ है. इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ से तुम्हें चीज़ अच्छे से समझ आएगी. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Ada is a marketing manager and is employed by Dale Limited. During the tax year 21-22, she incurred following expenses in connection with her employment, all of which are reimbursed by Dale. कि Dale ने ये सारे खर्चे जो उसने करे थे वो Dale ने उसको reimburse किए. reimburse मतलब कि उसकी इनकम में वो सारे ऐड हो गए खर्चे, जो हमने पढ़ा था ना रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, तो वो इनकम में ऐड हो गए. अब हमें देखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इसमें से हम अलाउ करेंगे. कंपनी ने तो सारा खर्चा उसको वापस कर दिया जो उसने करा था, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो खर्चा जो उसने अपनी पॉकेट से करा है सिर्फ वही एक्सपेंडिचर अलाउड करेगा गवर्नमेंट, अदरवाइज और कुछ नहीं. तो होम फोन में लाइन रेंटल का उसका इतना खर्चा था, बिजनेस कॉल्स इतना, तो हमें साफ दिख रहा है लाइन रेंटल मतलब पर्सनल, तो ये अलाउड नहीं होगा. बिजनेस कॉल्स 85, तो 85 उसको एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन टू लोकल जिम, अब एक एम्प्लॉय लोकल जिम जा रहा है अपने घर के पास, कंपनी उसको लोकल जिम के पैसे दे रही है, तो ये तो फ्री का बेनिफिट मिल रहा है उसे. ये खर्चा ऑफिस के पर्पस के लिए तो नहीं है ना, ऑफिस वालों ने तो नहीं बोला ना कि जिम जाना है तुम्हें, बॉडी बना के जिम में आना है ना. तो ये खर्चा कंपनी अलाउ नहीं करेगी, सॉरी कंपनी तो उसको दे देगी रिम्बर्स, लेकिन गवर्नमेंट ये खर्चा अलाउ नहीं करेगी. गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हें एक बेनिफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, इस पर पूरा पूरा टैक्स लगेगा, ये खर्चा अलाउड नहीं है. सब्सक्रिप्शन टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि कोई भी प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन अगर बंदा करता है कि मार्केटिंग कंपनी में वो जॉब कर रहा है, वो मार्केटिंग के लिए कुछ चीज़ें सीख रहा है, सो दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज एक्सपेंस. ट्रेन फेयर्स टू अटेंड मीटिंग एट क्लाइंट प्रीमाइसेस पे मीटिंग अटेंड करने के लिए ट्रेन का खर्चा, तो ये भी उसको एक्सपेंस अलाउड होगा. तो अगर मैं तुम्हें टेक्निकली बताऊं उसकी इनकम में क्या क्या ऐड होगा, रीइंबर्समेंट मैं लिख देता हूं, रीइंबर्समेंट में सब कुछ उसका हम ऐड कर देंगे, विच इज 100 प्लस 85 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 500, तो 2485 उसका रीइंबर्समेंट में इनकम आ जाएगा. लेस एक्सपेंडिचर, जो उसको एक्सपेंडिचर अलाउड, जो अलाउेबल एक्सपेंडिचर है वो ये तीनों 85 प्लस 600 प्लस 500, सो दैट मीन्स 1185, ये उसको एक्सपेंस अलाउ होगा. तो एम्प्लॉयमेंट इनकम में 2485 माइनस 1185, 1300 उसको इनकम पे, इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा खर्चा कंपनी ने उसको रीइंबर्स किया है. उसने अपनी जेब से खर्चा किया था, कंपनी ने उसको वापस कर दिया. तो ये जो खर्चा था ये तो कंपनी के लिए था, तो ये गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया. ये तो उसका पर्सनल खर्चा है भाई, खर्चा भले ही हुआ है. अब अगर मैं इनकम कमा के उससे अगर घर का खर्चा कर रहा हूँ तो वो घर का खर्चा थोड़ी अलाउ होगा मेरे लिए एक्सपेंस,
तो ऐसे तो हर बंदा कहता है कि जितनी मेरी इनकम थी सारी की सारी घर में खर्चा हो गया, तो कोई भी बंदा कोई टैक्स पे ही नहीं करेगा गवर्नमेंट को। लॉजिकल बात है ना, अगर मैं मान लो महीने के 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ और मेरा महीने का 10,000 का ही खर्चा हो रहा है जेब से, घर का खर्चा, बिजनेस का नहीं घर का, तो मेरे पास तो जेब में कुछ नहीं बच रहा, तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूंगा मैं? तो गवर्नमेंट बोलते हैं भाई जो ये इनकम कमाने के लिए तुमने खर्चा किया है वही अलाउड होगा, तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंस कोई भी अलाउ नहीं होंगे। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, अप्रूव माइलेज अलाउंस पेमेंट। ये मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में बताया था कि हम इस चैप्टर में करेंगे, वहाँ मैंने तुम्हें बता दिया था कि फर्स्ट 10,000 माइल्स पर एनम के लिए 0.45 पाउंड्स, और अगले उसके ऊपर जितने भी माइल्स होंगे अगले 10,000 उस पर 0.25 पाउंड्स हमें एक बेनिफिट मिलता है। चाहे एक्चुअल खर्चा कुछ भी हो, इतना मिलता है। अब वो हमारी मर्जी है, हम चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे चलें चाहे इसके बेस पे, ठीक है। सो द HMRC अप्रूव्ड माइलेज रेट्स आर इंक्लूडेड इन टैक्स रेट, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ द माइलेज अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर इज इक्वल टू एक्चुअल माइलेज अलाउंस, ये वाला पेमेंट, नो बेनिफिट और एक्सपेंस अराइज। अगर मान लो जितना खर्चा एम्प्लॉय ने करा है, देखो जितना खर्चा एम्प्लॉय ने करा है उतना ही हमें उसको रीइंबर्स कर रहे हैं। एम्प्लॉय ने खर्चा किया जितना एग्जैक्टली उतना ही रीइंबर्स कर दिया, तो किसी को एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेयर पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय आर मोर देन द एक्चुअल माइलेज एक्सपेंस, के एम्प्लॉय को पैसे कंपनी ने ज़्यादा दिए थे, मतलब उसने खर्चा ज़्यादा किया था अपनी पॉकेट से, कंपनी ने उसको रीइंबर्स ज़्यादा किया है, और एक्चुअल माइलेज जो है वो कम है, देन जो भी एक्सेस है इज असेस्ड ऑन द एम्प्लॉय एज अ बेनिफिट, कि हम बोलेंगे कि एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिले। कि अगर मान लो ट्रैवलिंग का खर्चा था, वो अपनी, उसके पास 2 कार्स है, एक की एवरेज है लेट्स से इंडियन किलोमीटर के अकॉर्डिंग, एक कार की एवरेज है 15 किलोमीटर पर लीटर और एक की एवरेज है 5 किलोमीटर पर लीटर, उसके पास हायाबुसा बाइक है। अब वो क्लाइंट के पास हायाबुसा बाइक पे जाता है तो डेफिनेटली उसका पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आएगा। ये जो क्लाइंट के पास जा रहा है, अब गवर्नमेंट तो उसको इसके हिसाब के पैसे नहीं देगी ना, गवर्नमेंट तो बोलोगी हमने तो बोला हुआ है कि 1 माइल के आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब आप अगर उस चीज व्हीकल पे जा रहे हो जो लग्जरी व्हीकल है, जिसका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट है, तो दैट इज़ योर चॉइस, हम तुम्हें एवरेज देंगे। तो अगर तुम्हारा एक्चुअल जो खर्चा है वो माइल्स जो हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो कंपनी तो तुम्हें पूरा पूरा रीइंबर्स ही कर रही है। तुम्हें तो कंपनी ने तो हम अलाउ इतना कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हें अलाउ इस बेस पे कर रहे हैं, तुमने जितना खर्चा किया हायाबुसा का वो तो कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया, लेकिन हम तुम्हें बोल रहे हैं कि भैया इतना ही अलाउ हो सकता है खर्चा, तो इससे ओवर एंड अबव जो भी खर्चा है, मतलब वो तुमने अपना एक बेनिफिट था जिस पे हम तुम्हें टैक्स देंगे, हम तुम पे टैक्स चार्ज करेंगे उस पर। लॉजिकल बात है कि नहीं, कि तुमने हायाबुसा का खर्चा किया, कंपनी ने तुम्हें वो पैसे वापस कर दिए, अब तुम हायाबुसा में घूम रहे हो बैठे बिठाए कंपनी के नाम से, ठीक है, चाहे क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो हायाबुसा में जा रहे हो, तो और कंपनी ने तुम्हें पैसे वापस किए, तुम्हारी तो ऐश हो रही है। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं तुम करो ऐश, लेकिन हम ये सारा का सारा एक्सपेंस तुमने अपनी पॉकेट से करा है, हम वो अलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही अलाउ करेंगे। और वेयर द पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय इज लेस और एक्चुअल माइलेज अलाउंस ज़्यादा है, तो वो एक कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट इन द सेंस टैक्सेबल बेनिफिट मिल जाएगा, कि कंपनी का खर्चा कंपनी ने उसको रीइंबर्स कम किया था, लेट्स से कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं 1000 पाउंड्स और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है 1500 पाउंड्स एज पर दिस रूल, तो उसको एडिशनल 500 पाउंड्स का बेनिफिट मिल जाएगा जो दूसरी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना, कि खर्चा कंपनी ने दिया उसको 1000, एक्चुअल उसको अलाउ है 1500, 1500, दैट मीन्स एक्सेस 500 जो एक्सपेंस है वो उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स। यहाँ जो बेनिफिट मिल रहा था दैट वाज गिवन इन फॉर्म ऑफ लग्जरी, कि उसको लग्जरी मिल रही है, तो लग्जरी है तो भैया टैक्स तो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल रहा है कि उसका खर्चा हुआ था कम लेकिन अलाउ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो एक उसको टैक्सेबल बेनिफिट मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये पॉइंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉई यूजेज हर कार ओन मोटर कार फॉर द बिजनेस ट्रैवल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दिस, ही शी ड्रोव 13,000 माइल्स ऑन बिजनेस, हर एम्प्लॉयर पेड 30p पर माइल, एम्प्लॉयर ने उसको 30p पर माइल उसको पे किया। दैट मीन्स उसको अगर मैं इनकम में काम करूं, रीइंबर्स उसको कितना हुआ है 13,000 इंटू 0.30, सो 13,000 इंटू 0.30
दैट मीन्स उसको कंपनी ने रीइंबर्स किए 3900 पाउंड्स, तो ये उसकी इनकम आ गई। अब गवर्नमेंट ने उसको अलाउेबल एक्सपेंडिचर क्या बोला था कि पहले 10,000 माइल्स तक आपको मिलेगा 0.45, तो 4500 ये अलाउ हो गया। और नेक्स्ट के लिए आपको 0.25, तो 0.25 तो 3000 इंटू 0.25 दैट इज 750। सो दैट मीन्स जो नेट है हमारा अलाउेबल वो हमें मिलेगा 3900 माइनस 4500 माइनस 750, दैट मीन्स 1350। सो इतनी एक्सेस डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि मैं ये मेरा रीइंबर्स में आ जाएगा, ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो मेरे को एडिशनल इतना और एक्सपेंस होगा जो मैं दूसरे कोई मेरी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है, बोनस वगैरह है, उसमें से ये इनकम, ये एक्सपेंस अपना माइनस कर सकता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, कितना रीइंबर्स हुआ, कितना मेरे को अलाउेबल है, सिंपल, ठीक है। अब आता है इसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन करते हैं, चलो। Christos have traveled 12,000 business miles in tax year in his own car. Okay. His employer pays him 42 पैसे per mile for each business mile. That means जो उसको reimburse हुआ है वो हुआ है 12,000 into 0.42. So 12,000 into 0.42 that means 5040 उसको reimburse हुआ है, तो ये उसकी इनकम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने कितना उसको अलाउ करा है, अलाउेबल 10,000 के लिए इंटू 0.45 दैट मीन्स 4500, और नेक्स्ट 2,000 के लिए इंटू 0.25, तो 2,000 इंटू 0.25 तो 500। सो दैट मीन्स एक्चुअल रीइंबर्स उसको हुआ है इतना और उसको खर्चा मिला है 5,000 का, तो 40 पाउंड्स पे उसको ये उसकी एडिशनल इनकम हो जाएगी, एडिशनल इनकम जिस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 40 पे उसका टैक्स लगेगा। दिस इज इज टैक्सेबल अमाउंट। सिंपल लॉजिक हमें ये देखना है, सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ वुड द आंसर डिफर इफ क्रिस्टोफर्स एम्प्लॉयर पेड 35 पैसे पर माइल, 35.35 पाउंड्स। अब उसको 42 पाउंड्स की जगह यहाँ पे 0.35 पाउंड्स मिले हैं, तो 12,000 इंटू 0.35 दैट मीन्स उसको टोटल अमाउंट जो कंपनी ने दिया है वो दिया है 4200 पाउंड्स। एक्चुअल खर्चा हुआ है उसका 5,000 पाउंड्स, दैट मीन्स 800 पाउंड्स उसको एक एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी जो वो दूसरी टाइप की इनकम लाइक बोनस वगैरह टोटल जो है उसमें से माइनस कर सकता है, ये उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आता है गाइस नेक्स्ट पार्ट, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 भी करते हैं, लेट्स सी। ये आई थिंक थोड़ी सी बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। Underwood is employed as an insurance salesman at a monthly salary of 950 pounds. In addition to his basic salary, he receives a bonus that is paid in May each year and relates to sales he achieved in the year to previous year 31. It really doesn't matter, जब उसको दिया जाता है हम वो चीज़ देखेंगे। His bonuses are as follows. उसको मई 2020 में इतना बोनस मिला, मई 2021 में इतना बोनस मिला, मई 2022 में इतना बोनस मिला। हमें क्या देखना होता है कि किस टाइम पे पेड है या अक्रूड है कि उस डेट को पे करना था। हमारा रूल क्या है कि बोनस हमेशा 31 मई को दिया, मई में दिया जाता है, बोनस मई में दिया जाता है, तो दैट मीन्स हमारे लिए मई डेट इंपॉर्टेंट है। जिस पीरियड के लिए बोनस है इट रियली डजंट मैटर, हम देखेंगे कि उसको बोनस किस डेट को मिला है। अगर उस डेट को ना मिल के मैं कहता हूँ मई वाला बोनस उसके अकाउंट में जुलाई में गया था, तो हम जुलाई भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी डेट को वो अक्रू हो रहा है, दैट इज़ मई। हम अपना टैक्स ईयर जो हमारा है दैट इज़ 2021 2022, सो इस टैक्स ईयर के बीच में आता है मई 2021, दैट मीन्स दिस विल बी द इनकम जो 2021 2022 में टैक्स होगी। तो मेरी सबसे पहले आएगी सैलरी इनकम विच इज़ 950 इंटू 12, दैट मीन्स 11400, ये आगे मेरी सैलरी इनकम। बोनस जो मेरा ऐड होगा इस ईयर के लिए दैट इज़ 1260, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ एक्सपेंडिचर हैं
ठीक है, तो टोटल जो मेरी इनकम होगी इट इज़ 12660। अब इसमें से एक्सपेंसेस कौन कौन से अलाउ होंगे? कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में मैंने कुछ पैसे जमा कराए हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब ऑफिशियल कंपनी की, तो ये 342 मुझे अलाउ होगा एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन टू चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, मैंने बताया था कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो भी एक्सपेंस अलाउ होता है, ये भी अलाउ होगा। पेरोल डिडक्शन स्कीम इन फेवर ऑफ ऑक्सफैम, ऑक्सफैम कोई होगा, कोई चैरिटी होगी, बट पेरोल डिडक्शन स्कीम है कि पेरोल की तरफ से डिडक्शन है, तो ये भी एक्सपेंस हमें अलाउड होगा 200। तो जो मेरी इनकम आएगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम, दैट विल बी 12660 माइनस 342 माइनस 100 माइनस 200, इट विल बी 12018। दिस विल बी माई एम्प्लॉयमेंट इनकम, जिस पे आगे टैक्स लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट आता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, ये है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है? जैसे उसको सैलरी मिलती है, आई राइट इन अदर कलर, जैसे उसको सैलरी मिलती है, उसको बोनस मिलता है, उसको कमीशन मिलता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि अभी तक ये टैक्सेबल है। अब आता है उनको इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि पूरे टैक्सेबल होते हैं, और कुछ बेनिफिट्स उसको ऐसे होते हैं दोज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ये बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला है लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कंपनी ने इस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उसके लिए लेट से इसको 50 पाउंड रुपीज़ गिफ्ट दिए, जस्ट एन एग्जांपल कि 50 पाउंड इसको गिफ्ट दिए फॉर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड के। 50 पाउंड्स कुछ भी नहीं होते, बट स्टिल मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 50 पाउंड्स दिए एज अ गिफ्ट, तो ये गिफ्ट इसको मिला है। अब सोचो, इतना छोटा सा बेचारे को गिफ्ट मिला है, गवर्नमेंट बोले कि भाई इस गिफ्ट पे तो हम टैक्स लगाएंगे, तो बंदा बोलेगा भाई तुम गिफ्ट ना ही दो, है ना, इस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो ये गिफ्ट इस पर्सन पे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे कंपनी ने अपने ऑफिस के अंदर अपना लंच प्रीमाइसेस बनाया हुआ है। लंच प्रीमाइसेस मतलब जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ जाके फ्री में लंच कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी ने किसी केटरर को बुलाया हुआ है कि तूने हमारे वहाँ पे लंच बनाना है, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ जाते हैं और वहाँ पे लंच करते हैं, दे डोंट पे एनीथिंग टू द कंपनी, ना उनकी सैलरी में से कटता है ना कुछ। तो ये लंच उनको एक तरह से बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी भैया तुम जो लंच तुम्हें फ्री में मिल रहा है, अगर तुम खुद पैसे खर्चते तो ये लंच तुम्हारा लेट से 10 पाउंड्स का होता, तो हर रोज़ का लेट से तुम्हारा 2 पाउंड्स का लंच होता, लेट से तुम्हारा 2 पाउंड्स का हर रोज़ का लंच होता, तो 2 इंटू 250, जितने दिन तुमने कंपनी में काम किया है, तो 2 इंटू 250, तो 500 पाउंड्स का कंपनी ने तुम्हें बेनिफिट दिया है, तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे। 500 पाउंड्स का बेनिफिट मिला है ना, कैसे 2 पाउंड्स का लंच होता है, लेट्स से एग्जांपल। तो तुमने एक साल में 250 दिन काम किया, 250 दिन फ्री में लंच किए, तो टेक्निकली तुम्हें 500 पाउंड्स का कंपनी ने बेनिफिट दिया है, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वही हम सारे पढ़ेंगे अच्छे से कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, कौन से टैक्सेबल होते हैं, कौन से एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब कुछ आते हैं हमारे एग्जेम्प्ट बेनिफिट, कुछ आते हैं टैक्सेबल बेनिफिट। टैक्सेबल बेनिफिट के लिए एक जनरल रूल क्या बताया गया है, वो ये है, टैक्सेबल बेनिफिट जो भी ऐसा बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया गया है, तो कंपनी को जो कॉस्टिंग पड़ी है उस बेनिफिट की, वो वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये लंच टैक्सेबल होता, वैसे तो नहीं है, बट सोचो ये लंच टैक्सेबल होता, तो गवर्नमेंट ये बोलती, HMRC ये बोलती कि लंच कंपनी को एक एम्प्लॉय का पर डे 2 पाउंड्स का पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कंपनी का खर्चा 2 पाउंड्स का हो रहा है। अब वो एम्प्लॉय को जेब में नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट तो हो रहा है ना एक तरह से इनडायरेक्टली। अब मान लो कंपनी अगर एम्प्लॉय का हाउस रेंट डायरेक्टली पे कर रही है, क्या बोला मैंने, कंपनी एम्प्लॉय का हाउस रेंट डायरेक्टली पे कर रही है, उसको सैलरी की फॉर्म में अमाउंट नहीं दे रही, उसका हाउस रेंट डायरेक्टली पे कर रही है, तो HMRC क्या बोलेगी, भाई ये जो हाउस रेंट है ये खर्चा कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये एम्प्लॉय यहाँ पे रह रहा है,
तो ये खर्चा तुम्हें एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। कंपनी ने जो ये बेनिफिट दिया है ये पूरे पूरे पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ये जो खर्चा है इट इज़ नोवेयर रिलेटेड टू द कंपनी। अब तुम एक तरह से या तो एम्प्लॉय को पैसे दो सैलरी और एम्प्लॉय हर घर का खर्चा करे, है ना, या फिर तुमने डायरेक्टली वो खर्चा कर दिया एम्प्लॉय को ना देके एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो वन एंड द सेम थिंग, ये खर्चा कंपनी के किसी भी खर्चे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के काम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक है जो हमें याद रखना है। अगर कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया गया है तो उसकी कॉस्ट जो कंपनी को पड़ती है दैट कॉस्ट विल बी टैक्सेबल। स्पेशल रूल्स कौन कौन से हमारे टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं? वाउचर्स, लिविंग अकोमोडेशंस, मोटर कार्स, प्राइवेट फ्यूल, वैन्स, बेनिफिशियल लोन्स, use and gifts of assets, living accommodation expenses. These all are expenses which are taxable in hands of employee, और ये एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और एम्प्लॉय के हाथ में ये सारे एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं। अब तुम कहोगे कि सर अगर ये एम्प्लॉय खर्चा करता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए, एम्प्लॉय ने खर्चा किया, तो एम्प्लॉय की तो जेब से पैसा गया ना, वो क्यों टैक्स दे? लॉजिक क्या है? कोई भी खर्चा अगर ऑफिस के रिलेटेड है वही एक्सपेंस अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक एम्प्लॉय को मोटर कार दे दी कि तू मोटर कार यूज़ कर ले, ठीक है, तो मोटर कार जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करी होगी, उसने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करी होगी, उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। वो जो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने दिया है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, उस पर तो ऑफकोर्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने उसको ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पज़ के लिए भी कार दी है, तो उस एम्प्लॉय को तो बैठे बिठाए बेनिफिट मिल गया ना, कि उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए कार मिल गई, जिसमें वो घर जाता है, घूमता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है, यहाँ वहाँ हॉलीडे ट्रिप्स वगैरह लगा रहा है, उसकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हें एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है तो हम तो तुम्हारी जेब में इसको टैक्स लगाएंगे, तुम्हें इस बेनिफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, लेकिन तुम्हें जो ये बेनिफिट मिल रहा है एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, तो उस पर भी कंपनी को एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसको पैसे नहीं आ रहे बट उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो वो कोई भी पैसा नहीं लेगा, वो एम्प्लॉयर को बोल देगा तुम मेरा सारा खर्चा कर लो, मैं अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं खर्चता, सारा खर्चा तुम कर लो मेरा। तो कंपनी ये थोड़ी बोलेगी, गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलेगी कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं लॉजिकल बात? So these are the benefits which employee gets from employer. These are non-monetary. You can say these are non-monetary benefits जो पैसों में नहीं मिलता बट इस पे एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ता है। अब आता है रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल द बेनिफिट्स। तो द टैक्सेबल बेनिफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, अगर मान लो कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है और एम्प्लॉय ने वो पैसे एम्प्लॉयर को वापस कर दिए। देखो, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी थी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉय ने बोला कि पर्सनल पर्पज़ के लिए जो भी आपने यूज़ हुई ना मेरी कार, वो पैसे मैं एम्प्लॉयर को वापस करूँगा। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो ठीक है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये कार इतने किलोमीटर मैंने घर के पर्पज़ के लिए चलाई थी तो इतने पैसे मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो जो भी रीइंबर्स इस एम्प्लॉय ने कंपनी को करा है इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये उसको एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। डिडक्शन, एक्सपेंस नहीं बोलूँगा मैं इसको डिडक्शन बोलूँगा कि टोटल जो बेनिफिट इसको मिला था इतना बेनिफिट के पैसे उसने वापस कर दिए, तो दैट मीन्स उस पर इसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इट इज़ रिड्यूस्ड बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, मोटर कार उसको मिली थी, सारा खर्चा कंपनी कर रही थी, उसने जितना भी पर्सनल खर्चा हुआ था मोटर कार का वो पैसे कंपनी को वापस कर दिए। तो वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, देखो मोटर कार का लेट से टोटल खर्चा मिला के पूरे साल का लेट से होता है 5000 पाउंड्स, कि 5000 पाउंड्स मोटर कार का खर्चा है जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया हुआ अभी, तो इस पूरे 5000 पाउंड्स पे टैक्स लगेगा क्योंकि उसको फ्री का बेनिफिट मिल गया। या मैं इसमें बोल के चलता हूँ कि इस 5000 में से 3000 है पर्सनल, 2000 ऑफिशियल, तो ऑफिशियल पे तो वैसे ही टैक्स नहीं होगा, तो 3000 जो उसने मोटर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की है इस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि ये उसको इनडायरेक्ट इनकम हो रही है।
लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि उस एम्प्लॉय ने इस बंदे को 3000 में से 1200 पाउंड्स वापस कर दिए कि देखो 1200 पाउंड्स मैं आपको वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए मैं आपकी गाड़ी वहाँ लेके गया था, तो वो मेरे को खर्चा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो नेट बेनिफिट बंदे को कितना मिला? 1800 पाउंड्स का, क्योंकि वो पैसे तो उसने वापस कर दिए, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो 1800 विल बी टैक्सेबल क्योंकि ये पैसे उसको मिले हैं इनडायरेक्टली। और दूसरा, टाइम अपोर्शन इफ इट वॉज अवेलेबल फॉर पार्ट ऑफ द टैक्स ईयर। जैसे मान लो बेनिफिट उसको 5 अप्रैल, जैसे कुछ बेनिफिट उसको इस पीरियड के लिए मिला, पूरा इस पीरियड के लिए उसको कार मिली, तो हम ये पोर्शन कर लेंगे कि 5 अप्रैल से पहले पीरियड के लिए कितना अमाउंट है उसी पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा, हमें प्रोरेट करना पड़ेगा कि टैक्स ईयर के बीच में कौन सा बेनिफिट आ रहा है उसी पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये वाला जो बेनिफिट है ये अगले साल टैक्स होगा, ठीक है। अब आता है हमारे एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स के कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट। यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज बेनिफिट्स। ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे, हर चीज़ थोड़ी क्वेश्चन में दे देंगे, तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, लॉजिक भी इनके पीछे समझना पड़ेगा। जो मैंने लॉजिक पहले बताया था वही लॉजिक है कि छोटे मोटे बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे, और वो बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलते हैं जो कंपनी पर्पस के लिए है, कंपनी के लिए हैं, दोज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो there are significant number of benefits that an employer can provide to that do not attract tax charge। कौन कौन से benefits हैं? One of the most commonly examined include, पहला, trivial benefits except vouchers, like अगर मैं बोलता हूँ कि 50 पाउंड्स का, एक सेकेंड गाइस, ये ना कोई व्हाट्सएप पे मुझे बार बार मैसेज करे जा रहा है, मैं फ़ोन साइलेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अर्जेंट कॉल्स भी आनी चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। चलो, सो ट्रिवियल बेनिफिट्स मतलब ऐसे शॉर्ट बेनिफिट्स, बहुत ही कम वैल्यू के बेनिफिट्स, जैसा मैंने गिफ्ट का एग्जांपल दिया था, तो ऑफ कोर्स उस पर थोड़ी टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। तो ट्रिवियल बेनिफिट्स एक्सेप्ट वाउचर्स विद अ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर ऑफ नो मोर देन 50 pounds per gift which are not provided in recognition of services provided by the employer. This exemption applies to low value benefits given for non-work reasons such as birthday gifts। के बर्थडे गिफ्ट्स के नाम पे उसको अगर 50 पाउंड्स मिले हैं तो वो उसको एग्जम्प्ट होंगे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम। अब देखो, ये है मेरी पेंशन स्कीम, ये है एम्प्लॉय, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है, ये है एम्प्लॉय EYE, ये है एम्प्लॉयर EYR। तो पेंशन स्कीम के लिए एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जमा कराता है, लेट्स से 1000 पाउंड्स हर मंथ, वो 1000 चलो ज़्यादा हो जाएंगे, 500 पाउंड्स वो पर्सन अपनी सैलरी में से हर महीने डिडक्ट कराता है कि मुझे पेंशन में जमा करना है फ्यूचर के लिए, जैसा मैंने पहले बताया हुआ। प्लस एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से बोलता है कि मैं अपनी जेब से भी उस पर्सन के नाम से 200 पाउंड जमा कराऊंगा जो आफ्टर हिज रिटायरमेंट उसको मिलेंगे। तो एक तो एम्प्लॉयर ने जो ये वाला अमाउंट टोटल जो इकट्ठा हुआ है ये उसको मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, और जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा करा है कि मैं भी देता हूँ उसके लिए बेनिफिट एक कि वो पेंशन में जमा कर रहा है, तो 500 वो अपनी सैलरी में से कटवा रहा है, 200 पाउंड्स मैं उसको एक एडिशनल बेनिफिट दूंगा, सैलरी में से नहीं काटूंगा, एक एडिशनल बेनिफिट दूंगा उसको कि मेरे बिहाफ पे पेंशन के लिए मैं इतने पैसे जमा कर रहा हूँ जो आफ्टर रिटायरमेंट उसको मिलेंगे। तो ये जो बेनिफिट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो इसने अपनी जेब से जमा कराया है, दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट बेनिफिट। जो अपनी सैलरी में से कटवा रहा है वो तो ये वाला तो उसको डिडक्शन ही मिल जाएगा, ये तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, और ये एक्सपेंस उसको टैक्स नहीं होगा, ये बेनिफिट उसको टैक्स नहीं होगा। ठीक है गाइस। थर्ड इज subsidized on-site restaurant और कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय अवेलेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे है सब्सिडाइज्ड ऑन-साइट रेस्टोरेंट और कैंटीन फैसिलिटी। अब मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया था, मैंने क्या कहा था, वो सिर्फ एग्जांपल है कि कंपनी फ्री में एम्प्लॉय को लंच करा रही है,
यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सब्सिडाइज मतलब कि जैसे नॉर्मली अगर हम लंच करेंगे तो हमारे को 2 पाउंड्स का पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने अपने अंदर ही एक कैंटीन खोली हुई है या अपने अंदर ही कैफ़े खोला हुआ है, वहाँ से अगर तुम कुछ भी परचेज करो तो तुम्हें 1 पाउंड का पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये जो सस्ता, ये जो बेनिफिट उसको मिल रहा है कि 2 पाउंड्स की जगह उसको 2 पाउंड्स की जगह 1 पाउंड देने पड़ रहे हैं, तो 1 पाउंड का जो उसको बेनिफिट मिल रहा है इस पे कोई टैक्स नहीं है। सब्सिडाइज मतलब सस्ते रेट पे। अगर किसी एम्प्लॉय को सस्ते रेट पे हर रोज़ लंच खाने को मिल रहा है तो जो बेनिफिट उसको मिल रहा है सेविंग का, उस पे कोई भी टैक्स नहीं है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ अ कार पार्किंग स्पेस एट और नियर द प्लेस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच पार्किंग प्लेस। अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, ये मैं हूँ, ये मेरी छोटी सी कार है, ठीक है, ये मेरी छोटी सी कार है। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, काफ़ी बड़ा ऑफिस है और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, आगे पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, इट्स अ बिग प्लेस, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मेरा ऑफिस यहाँ पे है, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर मेरा ऑफिस है। तो बिल्डिंग के पास एक पार्किंग लॉट है जो अगर मैं वैसे यूज़ करूँगा तो इट इज़ पेड, लेकिन मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो कंपनी का इस पार्किंग लॉट से टाई अप है कि मुझे इस पार्किंग लॉट पे पार्किंग फीस नहीं देनी। मैं अपना कंपनी का कार्ड दिखाता हूँ और वो मेरे लिए फ्री हो जाती है पार्किंग। तो ये जो पैसे मुझे बच रहे हैं पार्किंग के, दिस बेनिफिट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल, दिस इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये ऑफिस पर्पज़ के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगर मान लो मैंने अपनी जेब से पार्किंग का खर्चा किया और बाद में कंपनी ने मुझे ये खर्चा रीइंबर्स कर दिया, तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो खर्चा है ये पार्किंग का, ये कंपनी का खर्चा है। कंपनी में मैं काम करने आऊँगा कंपनी में अपनी गाड़ी लेके, तो पार्क तो वहीं करूँगा ना, ये थोड़ी कि सड़क पे पार्क कर दूंगा। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, provision of one mobile telephone including smartphones for private use by an employee। मतलब अगर एक एम्प्लॉय को एक टेलीफोन मिला है फॉर, देखो अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए मिला है, ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो उस पर तो वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा। हमने पढ़ा ही है ना कि कोई भी खर्चा उसने ऑफिस के लिए करा है तो उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं। कंपनी ने उसको मोबाइल दिया है प्राइवेट यूज़ करने के लिए कि तुम अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो ये, तो एक मोबाइल फ़ोन अगर उसको दिया है तो फ्री का उसको मोबाइल मिल गया, तो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। अगर फ्री का मोबाइल उसको मिल गया एम्प्लॉय को, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। प्रोविजन ऑफ वन मोबाइल फ़ोन फॉर प्राइवेट यूज टू ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट, सर्टेन बेनिफिट एम्ड एट encouraging employees to travel to work other than by a private car, pollution saving टैक्स उसके लिए, environment saving के लिए। This exemption include work buses, subsidies to public buses, the provision of bicycle, cycling safety equipments provided they are available to employees generally। मतलब अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एक बोला है कि तुम अपनी गाड़ी से मत आओ, हर बंदा अपनी गाड़ी से आएगा तो पार्किंग कॉस्ट भी बहुत कॉस्टली पड़ेगी और पॉल्यूशन इतना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट होंगे जो हमारा होता है पेट्रोल डीजल, तो कंपनी ने बोला कि तुम बसेस में आओ, हम तुम्हें बसेस का जो कंपनी की तरफ से सस्ती बसेस पड़ जाएंगी, चार्जेस कम पड़ेंगे। तुम अपनी साइकिल पे आओ, हम तुम्हें एक बेनिफिट देंगे, हम तुम्हें साइकिल की कॉस्ट में 50% साइकिल की कॉस्ट हम अपनी जेब से बियर कर लेंगे अगर तुम साइकिल से आते हो। सो दैट इज़ अ बेनिफिट दैट इज़ गिवन बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिसमस पार्टीज, एनुअल डिनर, डांसेस एक्सेट्रा फॉर स्टाफ जनरली प्रोवाइडेड। अब नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे कंपनीज क्रिसमस पार्टी, एनुअल डिनर्स और एक्सेट्रा कोई भी पार्टी फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराती है, जनरली हर बार कराती है, तो वो जो पार्टी कंपनी ने कराई है, अब मैं हूँ जैसे फॉर एग्जांपल गुड होटल, 5 स्टार होटल में कंपनी ने पार्टी करी है, तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मुझे सारा खाना फ्री में मिल रहा है, सारी ड्रिंक्स फ्री में मिल रही हैं, सो दैट मीन्स मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है ना। सो कंपनी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है। अब इसका रूल क्या है कि ये जो बेनिफिट मुझे मिला है इस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। सो प्रोवाइडेड दे आर मॉडेस्ट कॉस्ट अप टू 150 पाउंड्स पर एनम पर हेड। मतलब अगर कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज़ का खर्चा जितना भी टोटल करती है पूरे साल का, वो पर हेड 150 पर एनम से कम है तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर खर्चा एवरेज जो आ रहा है वो 150 पाउंड से ज़्यादा आ रहा है, तो हर एम्प्लॉय के हाथ में पर हेड कॉस्ट पूरा टैक्सेबल होगा कि भाई तुम्हें फ्री में डिनर मिल रहा है, फ्री में पार्टी कर रहे हो, तो उस पर टैक्स पे करो ना।
तुम अपनी जेब से अगर पार्टी करते तो इतना खर्चा होता, तो अब कंपनी दे रही है तो तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब तुम सोचो, कई लोग बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो पार्टीज़ में जाता ही नहीं, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कंपनी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, मैं बीमार पड़ गया, मैं उस पार्टी में नहीं गया, ठीक है, तो क्या मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स। अब वो तुम नहीं जा रहे, दैट इज़ योर इशू, बट तुम्हारे को तो फ्री सब कुछ मिल रहा है ना, जाओगे तो फ्री में मिलेगा ना। तो पॉइंट इज तुम्हारे लिए भी वो टैक्स लगेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई बेनिफिट मिल रहा है जिसकी पूरे साल की पर एनम पर हेड कॉस्ट 150 पाउंड से ज़्यादा है, तो तुम्हारे हाथ में पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, इन द एक्सेस ऑफ 150 नहीं। मतलब अगर तुम्हारा 170 पाउंड्स पर हेड पड़ रहा है टोटल, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को 20 पाउंड्स लगेगा, नहीं, पूरा 170 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वर्क प्लेस नर्सरीज फॉर चाइल्ड केयर, अगर जैसे देखो हस्बैंड वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं उसी कंपनी में, तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ छोड़ के जाएंगे वो, तो कंपनी वालों ने नर्सरीज प्रोवाइड की हुई है, चाइल्ड केयर प्रोवाइड किया हुआ है कि आप ऑफिस आते हो, अपने बेबी को छोटे को साथ ले आओ, यहाँ पे चाइल्ड केयर है, वहाँ पे उसको पूरा दिन छोड़ दो, वहाँ पे हमारे पास लोग हैं जो टेक केयर करेंगे उनका। सो वो जो बेनिफिट मिल रहा है, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट्स जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है, जो एग्जेम्प्ट होते हैं 2000, रीलोकेशन एंड रिमूवल एक्सपेंसेस अप टू 8,000 पाउंड्स। अब देखो, जैसे ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय का घर है। अब एम्प्लॉय यहाँ पे जॉब कर रहा था, कंपनी ने उसको बोला कि हमारा जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन में, और आपको भी वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब दैट मीन्स इस एम्प्लॉय को भी अपना घर वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला घर अगर रेंट पे है तो ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो दूसरी जगह जाने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाएगा, अपना सामान शिफ्ट करेगा, वहाँ जाएगा, तो बहुत सारे खर्चे होंगे। तो जो भी इसके रीलोकेशन एक्सपेंसेस या रिमूवल एक्सपेंसेस अप टू 8,000 पाउंड्स हैं, जो कंपनी ने उसको पे करे होंगे, वो इसको एग्जेम्प्ट होंगे। अगर कंपनी ने पे करे हैं या कंपनी ने सीधा सीधा रीलोकेशन एक्सपेंसेस वालों को दे दिए कि तुम सिर्फ वहाँ जाके शिफ्ट होते हो, तुम्हारा सामान अपने वहाँ पे पहुँच जाएगा, सारा खर्चा कंपनी करेगी, तो ये जो बेनिफिट कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया है, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयज वाइल अवे overnight on employer's business such as telephone calls, home laundry etc. up to a maximum of UK 5 pounds per night, overseas 10 pounds per night। मतलब अगर एम्प्लॉय अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में हूँ और मुझे लेट्स से मुंबई भेजा जाता है कि तुम्हें वहाँ जाके रहना है, ठीक है। अब मैं जब मुंबई जाऊंगा तो मुंबई जाके होटल वगैरह कंपनी ने कराया हुआ है, लेकिन वहाँ पे खाना खाना सब कुछ करना तो मेरे अपने भी तो थोड़े बहुत एक्सपेंस होंगे ना। ये थोड़ी है बस मैं होटल में जाऊँगा, सोऊंगा, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर भी घूमूंगा, कॉल्स भी करूँगा घर पे, अपनी लॉन्ड्री वगैरह अपना सामान है वो कराऊंगा, तो अपनी जेब से खर्चे होंगे। तो उस केस में वो जो एक्सपेंसेस कंपनी, ये एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? कंपनी। ये एम्प्लॉय अपनी जेब से नहीं दे रहा, खर्चा सारा कंपनी कर रही है। एम्प्लॉय सिर्फ ये बताएगा मेरा टोटल इतना बिल बना है, वो कंपनी पे कर देगी। तो कंपनी ने अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई भी ऐसा खर्चा पे किया है तो 5 पाउंड्स पर नाइट, अगर वो यूके में है तो उस पर कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई टैक्स नहीं है, और 10 पाउंड्स पर नाइट अगर वो यूके से बाहर गए, ठीक है। अगर एम्प्लॉय यूके में ही है और वो कंपनी के बिहाफ पे शॉर्ट ट्रिप पे गया है तो वहाँ पे उसको 5 पाउंड्स पर नाइट ओवर एंड एक्सेस जो भी उसको पैसे मिले हैं जैसे लॉन्ड्री वगैरह के, उस पर टैक्स नहीं है। अगर उससे ऊपर हुए तो पूरे पे टैक्स लगेगा। होम वर्कर्स एडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अप टू 6 पाउंड्स पर वीक can be paid tax free without the need of any supporting evidence. For higher amount to be exempt, it is necessary to have supporting evidence that the payments are wholly in respect of additional household expenses incurred by the employee carrying out his her duties at home. इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय अगर मान लो शिफ्ट होता है कहीं और पे तो उसके घर के नॉर्मल खर्चे से थोड़े से ज़्यादा खर्चे होते हैं, कोई भी खर्चे। जैसे वहाँ मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने घर पे एक मेड लगानी है, कुक लगानी है, वॉट एवर एक्सपेंसेस, तो 6 पाउंड्स पर वीक ये एक्सपेंस उसको अलाउ होता है। एडिशनल हाउस होल्ड एक्सपेंस इतना कंपनी अगर उसको बेनिफिट दे रही है, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं है। लोन विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड दैट द लोन इज लेस देन इक्वल टू 10,000 पाउंड्स थ्रू आउट द टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला है कि तुम अगर बाहर से लोन लोगे तो तुम्हें 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
कंपनी से अगर तुम लोन लेते हो तो कंपनी तुम्हें उस लोन पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो एम्प्लॉय को 2% बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉय को 2% बेनिफिट मिल रहा है। तो वो 2% जो बेनिफिट मिल रहा है इस पे कोई टैक्स नहीं है, प्रोवाइडेड जो लोन एम्प्लॉय ने कंपनी से लिया हुआ है वो 10,000 पाउंड से कम है। प्रोविजन फॉर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। अप टू 500 पाउंड्स पर एम्प्लॉय पर टैक्स ईयर फॉर रिकमेंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट टू एनेबल एम्प्लॉय टू रिटर्न टू वर्क। कि एम्प्लॉय अगर बीमार होता है, कुछ होता है, कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है कि तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ जाके अपना इलाज करा लो, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने, कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं अप टू 500 पाउंड्स पर एम्प्लॉय पर टैक्स ईयर, इस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने टोटल खर्चा उस पर 2,000 पाउंड्स कर दिया एम्प्लॉय के मेडिकल पे, तो उस पे से 500 माइनस करके जो 1500 है, 1500 इस पे एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा कि ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव 500 पाउंड्स कंपनी ने तुम्हारे बिहाफ पे किए हैं उस पर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक तरह से बेनिफिट मिला, एडिशनल बेनिफिट। सो दीज आर एग्जम्प्ट बेनिफिट्स जो तुम्हें बाय हार्ट लर्न करने हैं। तो इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ो, अच्छे से समझो और बहुत ही अच्छे से इनको लर्न करो। मैं वीडियो सिर्फ इतनी यहीं तक बना रहा हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ अगर गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दीज आर एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स। कंपनी जब एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देती है, पैसे ना देके पैसे के इक्वलेंट बेनिफिट देती है, तो कौन सा बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं होता, वो सारे ये एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स हैं। अच्छे से इसको पढ़ो। तुम चाहो तो फर्दर एग्जाम बेनिफिट्स इनको भी पढ़ सकते हो, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें सीधा सीधा लर्न करना है। यू कैन ऑल्सो लर्न दिस, ठीक है। जो पॉइंट इसमें से समझना आए, जो भी पॉइंट तुम्हें इसमें से समझना है, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में मार्क करके लिख देना। और अगर काफ़ी सारे बच्चों के प्रॉब्लम आई ना समझने में, तो फिर मैं तुम्हारे को ये पूरा समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। बट आई वुड वॉन्ट यू टू रीड दिस, क्योंकि तुम्हें लॉजिक अब तक समझ आ चुका होगा। ये सिर्फ डिटेल चीज़ें बताई हैं बहुत सारी, तो तुम्हें एज इट इज़ इनको लर्न करना है। दोबारा से कोई नहीं समझ आया या फिर काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में या व्हाट्सएप मैसेज में बता देना, मैं ये करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।